बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में है। इस ज़मन में हम पहली डेफिनेशन करेंगे कंप्यूटर्स की। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज़ कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में हमारे पास बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं: इनपुट ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड जनरेटिंग रिजल्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसेसिंग। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं, कंप्यूटिंग मशीन कह सकते हैं, या कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं जिसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हों कि वो डेटा को इनपुट करा सके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग के प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट कर सके और रिजल्ट्स जनरेट कर सके आउटपुट की शक्ल में, और उन रिजल्ट्स को स्टोर भी करवा सके। तो ये 4 क्वालिटीज़ जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अवेलेबल होंगी उसे हम कंप्यूटेशनल डिवाइस या कंप्यूटर या कंप्यूटिंग सिस्टम कह सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं डेटा की, तो डेटा से मुराद कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, नंबर्स एंड सो ऑन। अगर किसी चीज़ को हम अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उस गैदरिंग को जब हम अनप्रोसेस्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम डेटा कह सकते हैं। यही डेटा जब प्रोसेस हो जाता है, गैदर्ड फॉर्म में आ जाता है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा यूजफुल फॉर्म नहीं है, जबकि इंफॉर्मेशन एक यूजफुल फॉर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले हम डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक हार्डवेयर की बात करते हैं और एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स या 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज द हार्डवेयर एंड अदर इज सॉफ्टवेयर। अगर ये 2 कॉम्बिनेशंस किसी भी कंप्यूटेशनल डिवाइस में मौजूद हैं तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम का नाम दे सकते हैं। तो जब भी बात होगी कंप्यूटर सिस्टम्स की तो उसमें हम काउंट करेंगे कि हार्डवेयर भी होने चाहिए और सॉफ्टवेयर भी
होना चाहिए। तो हार्डवेयर के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम कंप्यूटर सिस्टम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हम 4 कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, it is the combination of input devices. Second, output unit, which is the combination of output devices. Third, it is the memory unit, which is a combination of either primary memory, either secondary memory. Both the combinations are known as memory unit, and these are the storage devices. And the fourth one is central processing unit, or CPU, which is the combination of control unit as well as arithmetic logic unit plus कैश मेमोरी। सेकंड, हम जब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। अगेन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो भी कहा जा सकता है। सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। और थर्ड, एक और कैटेगरी मौजूद है जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का नाम देते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ जाने से पहले हम डिफाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स के बिहाफ पे बनते हैं। प्रोग्राम्स, एक जैसे प्रोग्राम्स जब इकट्ठे होते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को डिफाइन करने की जरूरत है। प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written by using any programming language that tells the computer how to do, what to do and when to do. तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कम्बिनेशन होता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का, और ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक डेवलपर यूज करता है और इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है, और ये इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे जब इनको कंबाइन किया जाता है तो कलेक्टिवली ये कहलाते हैं एक प्रोग्राम। सो अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये एक कलेक्शन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर को कब कौन सा काम कैसे करना है। जब बहुत सारे रेलेवेंट प्रोग्राम्स, एक जैसे प्रोग्राम्स, उनको एनलिस्ट कर दिया जाता है, एक लिस्ट की शक्ल में जमा हो जाते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस एक सीरीज की शक्ल में जारी होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। सो जब हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स well organized in a series. These programs are relevant to each other, related to each other and well organized for a common purpose. किसी खास मकसद के लिए और एक ही मकसद के लिए वो यूज हो रहे होते हैं, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने कब कौन सा काम किस तरीके से करना है। ये सब प्रोग्राम्स आपस में मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। जो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज हैं, इनमें सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, और दूसरी कैटेगरी को हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में मोस्टली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या गुई, इसको प्रोनाउंस किया जाता है गुई से, या GUI भी हम इसको सिंपली कह सकते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सबसे पहले एक स्क्रीन शो करवाता है जिसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं या मेन विंडो के नाम से जानते हैं। देन इसके ऊपर कुछ ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं, स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं जिनको आइकन्स कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब हम 2000 से पहले की बात करते हैं तो हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस मौजूद हुआ करता था। उसके ऊपर हम बंडल ऑफ कमांड्स के जरिए से इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे हार्डवेयर को, लेकिन वो एक मुश्किल तरीका कार था। तो यूजर्स की ईज के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मुतारिफ करवाया गया, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और विजुअल इमेजेस के जरिए से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम को। दर हकीकत ये जो ग्राफिकल इमेजेस होती हैं, स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं, ये आइकन्स कहलाते हैं, और इन आइकन्स के बिहाइंड एक एलिमेंट छुपा हुआ होता है जिसको इंस्ट्रक्शन या कोड कहा जाता है। ये कोड जैसे ही यूजर आइकन को डबल क्लिक करता है, एग्जीक्यूट करवाता है, तो ये कमांड जो पीछे छुपी हुई है जिसके बारे में यूजर नहीं जानता, एक लेमैन यूजर, आम आदमी इसको नहीं जानता, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, और उस एग्जीक्यूशन के बाद वो प्रोग्राम आपके लिए ओपन हो जाता है और उसके जितने भी फीचर्स हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 4 में हमारे पास सिस्टम की जो दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस का कम्बिनेशन होता है जिन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से हम डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। इसका जो पहला फंक्शन है वो ये है कि ये
कंट्रोल करता है सिस्टम की जितने भी यूटिलिटीज होती हैं, जितने भी उसके हार्डवेयर्स होते हैं, जितने भी उसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट भी करता है, उनको यूटिलाइज भी करता है, और जो यूजर्स होते हैं इसके सिस्टम के, उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है सेकेंडली, ताकि वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो इसका सबसे अहम काम है वो ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फैसिलिटी यूजर्स को, ताकि वो इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल भी कर सकें। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जा सके और देन उसको यूज़र यूटिलाइज कर सके। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडो ना होती तो फिर हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर कोई यूज़र चाहता है कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करे, व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर डजंट मैटर, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सिनेरियो में कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ अगर कोई यूज़र इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो मौजूद हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो एक यूज़र हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिनमें एक बार फिर रिपीट करता चलूं। सबसे पहली चीज़, यूज़र और मशीन के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सके मशीन के साथ। सेकेंड, ये इंटीग्रेट करता है और एक्टिवेट करता है जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट भी करता है, एक्टिवेट भी करता है और उनका कंट्रोल अपने पास रखता है ताकि उनको यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट, जो तीसरा इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूज़र आए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करता है तो इस ऑन होने के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है हार्ड डिस्क से रैम की तरफ। हार्ड डिस्क में इंस्टॉलेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और जैसे ही यूज़र पावर बटन प्रेस करता है तो कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो बेसिक प्रोग्राम है, जो इसका दिल है, इसका जो कोर फीचर है जिसे हम कर्नल के नाम से याद करते हैं, वो कर्नल हार्ड डिस्क से उठकर चला जाता है, रैम में लोड हो जाता है और तब तक रैम में मौजूद रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जब तक यूज़र वर्किंग करता रहता है, जब तक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती रहती है, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर रैम के अंदर लोड रहता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर रैम के अंदर लोड ना हो तो किसी किस्म की फंक्शनैलिटी यूज़र परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की या प्रोग्राम्स की, वो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। इनका जिक्र सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ ऐसे यूटिलिटीज़ होती हैं, यूटिलिटी फीचर्स होते हैं या यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो फैसिलिटेट करवाते हैं किसी भी यूज़र को ताकि वो डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को या डिफरेंट हार्डवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स इजीली। अगर यूटिलिटी प्रोग्राम्स ना हो तो डिफरेंट फीचर्स कंप्यूटर के यूज़ नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साउंड चाहिए, साउंड की क्वालिटी बेहतर चाहिए या पिक्चर की क्वालिटी बेहतर चाहिए, तो इसके लिए आपको ड्राइवर्स चाहिए होंगे। ये ड्राइवर्स बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं या ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से या अलग से ये ड्राइवर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये दो तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं, दो तरीकों से आ सकते हैं, या तो एम्बेडेड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर अलग से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, मार्केट से खरीद कर इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये बेसिकली फंक्शनैलिटी इनकी ये होती है कि ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं यूज़र को ताकि वो अपनी वर्किंग को ईजिली अंजाम दे सके। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं, स्पीकर्स सही ऑपरेट नहीं कर रहे, इंस्टॉलेशन सही नहीं है, प्रिंटर सही काम नहीं कर रहा, डिफरेंट अदर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, या इवन आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट नहीं कर रहे और उनको एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये दर हकीकत यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप मौजूद है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जिस तरह से हमने दो टाइप्स की बात की थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है या अनलिस्टेड
को रेलेवेंट प्रोग्राम्स होते हैं, रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि एक लिस्ट की शक्ल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सके। ये स्पेशल पर्पस होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, पर्पस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स को अरेंज या ऑर्गेनाइज या राइट किया जाता है ताकि कोई यूजर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम MS वर्ड की मिसाल लेते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम इसी तरह से हम गेम्स की एग्जांपल ले लेते हैं। गेम्स भी स्पेसिफिक पर्पस टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल पर्पस टास्क परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। इन सब को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जब हम जिक्र कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स का, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बगैर सॉफ्टवेयर का जिक्र अधूरा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली खास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये खुद भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो इसमें हम दो कैटेगरीज का जिक्र करते हैं। इन दो इन दो कैटेगरीज में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरी कैटेगरी में हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे। इनको लो लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ये बाइनरी कोड में बात करते हैं डायरेक्टली या किसी हद तक इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली हम बात करें कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस या एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पास मौजूद है मशीन लैंग्वेज के नाम से, ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज है। खुद भी इसका नाम मशीन लैंग्वेज है, और ये जो इसका कोड है या जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका कोड स्ट्रक्चर, वो भी बाइनरी लॉजिक्स के ऊपर बात करता है। बाइनरी लॉजिक्स या बाइनरी लैंग्वेज से मुराद 0 और 1 की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को प्रिपेयर भी 0 और 1 की बुनियाद पर किया गया है, और ये ऑपरेट भी 0 और 1 की बुनियाद पर करती है। सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये ट्रांसलेटर, इसमें किसी किस्म का कोई ट्रांसलेशन वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूंकि ये डायरेक्टली सर्किट्स की लैंग्वेज है, इसमें सर्किट्स ही प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसके लिए किसी किस्म के ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, और सर्किट्स आप जानते हैं कि 0 और 1 के बिहाफ पे काम करते हैं। 0 मीन्स नो लाइफ, 1 मीन्स लाइफ। या तो सर्किट ऑन है या फिर सर्किट ऑफ है। अगर सर्किट ऑन है तो 1, अगर सर्किट ऑफ है तो 0। अब ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस डिफाइन करते हैं कि सर्किट्स क्या हैं और सर्किट्स कैसे होते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूंकि ये डायरेक्टली बाइनरी लॉजिक्स या बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रही है, और उसी से मिलकर बनी होती है, और उसी में ही ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस लैंग्वेज को समझना, इसके ऊपर वर्कआउट करना आसान काम नहीं है, और नंबर ऑफ पीपल जो इसको समझते हैं वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। सेकंड जो कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेजेस की, उसमें जो एक एफिशिएंट लैंग्वेज है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स और ऑपरेटर्स यूज होते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए से बात होती है। और थर्ड, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो कुछ इसमें बाइनरी या मशीन लैंग्वेज की बात होती है, मशीन कोड होता है इसमें, यानी 0 और 1 के ऊपर बात होती है। 0 और 1 के कम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस सिंबल्स प्लस 0 और 1 की कोडिंग। लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करता है तो इसमें यहाँ पे दरमियान में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है, ऐसे ट्रांसलेटर को असेंबलर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस की। हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस हैं जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स को प्रिपेयर करने के काम आती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं,
फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पीएचपी है, जावा है, बेसिक है, वीबी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की दर्जनों लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये किसी भी यूज़र के लिए इनके साथ डील करना, इनमें प्रोग्रामिंग करना, इनमें कोडिंग करना बहुत आसान है। यूज़र्स इजीली इनको टैकल कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मोस्टली इंग्लिश में मौजूद होती हैं और यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मौजूद होती हैं। इनका एनवायरनमेंट, इनके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस और इनकी डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं किसी भी यूज़र को ताकि वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर सके। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनका जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको जब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी वो मशीन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है, तो वो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रांसलेटर्स की। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं और उन ट्रांसलेटर्स के ज़रिए से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ट्रांसलेटर्स बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एक टाइप है। ट्रांसलेटर्स बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये ट्रांसलेटर काम करते हैं ताकि यूज़र रिटन प्रोग्राम यानी सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, जिनको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स कहा जाता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है। हमारे पास ट्रांसलेटर्स की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं असेंबलर, जिसमें असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज कोड में। सेकंड हमारे पास है कंपाइलर और तीसरी टाइप हमारे पास है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो कोड्स होते हैं जो यूजर या डेवलपर्स क्रिएट करते हैं, उन कोड्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज कोड्स में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। अब असेंबलर जस्ट असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेजेस माँ सिवाय असेंबली लैंग्वेज के अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनको उनके कोड को या सोर्स प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स या एग्जीक्यूटेबल कोड्स या बाइनरी कोड्स में। अब डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, उसके ऊपर बात होगी। यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन नज़र आ रहा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। कंपाइलर जब पूरे का पूरा कोड मौजूद हो हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो कोड होता है, सोर्स प्रोग्राम जो होता है जो कि किसी डेवलपर ने लिखा होता है, ये उसको कन्वर्ट करता है एट अ टाइम। पूरे प्रोग्राम को, तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम के ऊपर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। सेकंड जो इनका एस्पेक्ट है, जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसमें हम बात करते हैं कि कंपाइलर लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें जो टाइम की कंजम्पशन है वो लेस है, यानी थोड़ा टाइम लगता है इसमें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने में। जबकि इंटरप्रेटर चूंकि लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कन्वर्जन कर रहा होता है, लिहाजा यहाँ पर ह्यूज टाइम कंजम्पशन होती है। थर्ड जो हमारे पास कंपैरिजन है वो ये है कि कंपाइलर इतने एफिशिएंट नहीं होते, चूंकि वो एक ही टाइम पे तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी कोड में, लिहाजा ये एरर्स पकड़ने में इतने एफिशिएंट नहीं होते। जबकि इंटरप्रेटर में ये क्वालिटी मौजूद है। उनका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये अगरचे स्लो हैं, मगर इनका बेनिफिट ये है कि ये एरर्स को एफिशिएंटली फाइंड आउट कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम ब्लॉक डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुके हैं इनिशियल स्लाइड्स में, कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर हमारी डिटेल के साथ बात हो चुकी है। अब हम डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का। जैसे कि हम प्रीवियसली भी बात कर चुके हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कलेक्टिवली इनपुट यूनिट कहलाते हैं। सेकंड हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट। और थर्ड हमारे पास जो पोर्शन था वो था मेमोरी यूनिट, जिसमें हमारे पास 2 किस्म की मेमोरीज मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से मुराद वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को लॉन्गर पीरियड के लिए या परमानेंट बेसिस पे सेव करते हैं। और हमारे पास जो मेमोरी यूनिट का
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अगेन हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और दूसरे को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एक हमारे पास इसमें फिर परमानेंट है और एक हमारे पास टेम्परेरी है। जो वोलेटाइल है वो टेम्परेरी है, वोलेटाइल यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो परमानेंट है या नॉन वोलेटाइल है वो है हमारे पास रोम, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इन तीन कंपोनेंट्स के अलावा एक प्रोसेसिंग यूनिट भी मौजूद है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के नाम से याद करते हैं। इसमें अगेन मेजर दो पोर्शंस हैं और एक इसके साथ एक एडजेसेंट पोर्शन होता है, उसको MU कहा जाता है, वो भी MU है। लेकिन एक मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में MU है और एक CPU का कंसर्न्ड MU है यानी मेमोरी यूनिट है। तो दोनों में ज़रा डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो तीन पोर्शन है उनमें हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और एक हमारे पास MU है। उस MU में दो चीज़ें अगेन आ जाती हैं, एक CPU के इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद है और एक CPU के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद है लेकिन एडजेसेंट है, को-रेलेवेंट है, को-रिलेटेड है। इसको कैशे मेमोरी कहा जाता है। और जो CPU के इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं उनको रजिस्टर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास चार पोर्शन हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि आपको स्लाइड नंबर 10 में नज़र आ रहा है कि हमारे पास चार इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU और मेमोरी यूनिट, इन चार यूनिट्स को डिस्प्ले किया गया है और इसके अलावा इनके जो सब कंटेंट्स हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है। अगर हम लेफ्ट से कंसिडर करना शुरू करें तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस से डेटा जा रहा है रैम की तरफ। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रैम जो है वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, मेमोरी यूनिट का प्राइमरी कंपोनेंट है, सेकेंडरी कंपोनेंट नहीं है। प्राइमरी कंपोनेंट है और प्राइमरी कंपोनेंट में इसके फंक्शंस के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो तरीकों से रैम के पास डेटा पहुँचता है। अगर हम रैम के इन एरोस की तरफ तवज्जो दें, एक हमारे पास सिंगल एरो यूज़ हो रहा है और दूसरा हमारे पास डुअल एरोज हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो डुअल एरोज का मतलब ये है कि रैम की तरफ डेटा आ भी रहा है और रैम से डेटा जा भी रहा है। लेकिन सिंगल एरो का मतलब ये है कि वन वे ट्रैफिक है, यानी हम देख रहे हैं कि इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस से डेटा रैम की तरफ आ रहा है मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि डेटा एक और तरफ से भी आ रहा है और वो हमारे पास है मेमोरी यूनिट, और उसमें फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा आ रहा है, हार्ड डिस्क है, USB है या इस तरह के और भी कोई डिवाइसेस मौजूद हैं, तो वहाँ से डेटा को फैच करवाया जा रहा है या इनपुट करवाया जा रहा है। तो डेटा को इनपुट करवाने के दो तरीके हैं, लेकिन डेटा जब भी इनपुट होगा तो रैम के पास आएगा। लेकिन रैम में आने से पहले डेटा को मोडेम के अंदर से गुजरना पड़ेगा। तो मोडेम के अंदर से जब डेटा गुजरेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल स्ट्रीम लाइन में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 और 1 की फॉर्म में आ जाएगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आ जाएगा। चूंकि डेटा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता, लिहाजा सबसे पहले इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाना ज़रूरी है ताकि इसको कंप्यूटर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो उसकी सर्किट्स हैं, चूंकि वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना डेटा को बहुत ज़रूरी है। तो डेटा हमारे पास दो तरीके से फैच हो रहा है, दो तरीकों से हमारे पास आ रहा है। हमारे पास से मुराद यानी रैम के पास आ रहा है, एक इनपुट यूनिट है और एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो दो रास्तों से हमारे पास डेटा मौजूद है, रैम में आ जाता है। रैम के अंदर डेटा या कंटेंट्स का लोड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डेटा या कंटेंट्स रैम के अंदर लोड नहीं होंगे तो यूज़र को डिस्प्ले नहीं हो सकते। सेकंड इसका एस्पेक्ट ये है कि जब भी किसी डेटा को प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के पास जाना है तो वो रैम के अंदर से होकर जाएगा। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हम बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या हार्ड डिस्क के ऊपर, और जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर को ऑन करता है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा उठकर चला जाता है रैम के पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर रैम के पास चला जाता है और रैम के अंदर तब तक लोड रहता है जब तक वहाँ पर फंक्शनैलिटी होती रहती है, सिस्टम को यूज़र यूज़ करता रहता है और उसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। तो दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि इनपुट डिवाइसेस से या इनपुट यूनिट से या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा जाता है रैम के पास
और रैम इसको अपने पास स्टैक करता है। स्टैक यानी अलमारियों की शक्ल में, रैक्स की शक्ल में डेटा को रैक आउट करता है, और इन रैक्स से डेटा स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर डिफरेंट एल्गोरिथम्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, और उन एल्गोरिथम्स के ज़रिए से या उन मैकेनिज्म्स या प्रोसीजर्स के ज़रिए से ये स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होता है सीपीयू की तरफ। लेकिन डेटा कभी भी सीपीयू की तरफ या इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सीपीयू की तरफ नहीं जाती। दरमियान में हमारे पास, हमने जिक्र किया कि सीपीयू का एक एडजेसेंट पोर्शन है जिसको हम कैशे मेमोरी के नाम से याद करते हैं। ये एक वर्चुअल मेमोरी होती है, फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको कुछ पोर्शन इसका वर्चुअली भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हार्ड डिस्क वगैरह से या इस तरह के डिवाइसेस से कैप्चर किया जाता है। तो कैशे मेमोरी एक स्मॉल चिप होती है। सो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ये एक एम्बेडेड चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है, और इसका जो फंक्शंस हैं, इसके जितने भी वर्किंग है, वो रेलेवेंट होती है सीपीयू के साथ। जब भी डेटा सीपीयू की तरफ मूव करता है, या इन्फॉर्मेशन या व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स जब सीपीयू की तरफ मूव करते हैं ताकि प्रोसेसिंग उनके ऊपर हो सके, तो वो कैशे मेमोरी के पास पहुंचते हैं, और कैशे मेमोरी उनको स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करती है कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट उनको फॉरवर्ड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंप्लीमेंट करता है उसके ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, और इन ऑपरेशंस के नतीजे में डेटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में, या असेंबल्ड फॉर्म में, या गैदर्ड फॉर्म में, और इसके ऊपर प्रोसेसिंग्स हो जाती हैं। और ये प्रोसेसिंग्स होने के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसके जो रिजल्ट्स होते हैं या प्रोसेस शुदा जो डेटा होता है वो वापस फॉरवर्ड कर देता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट इसे फॉरवर्ड कर देता है कैशे मेमोरी के पास, और कैशे मेमोरी इसको अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करती है रैम के पास। इस तरीके से डेटा की जो प्रोसेसिंग का साइकिल है वो चलता है, और रैम फिर आइदर उसको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में यूजर की मर्जी के मुताबिक उनको सेव करवा देता है। और आउटपुट यूनिट में अगर भेजता है तो आउटपुट डिवाइसेस में फिर यूजर की मर्जी के मुताबिक दो किस्म की कॉपीज तैयार होती हैं। एक को हम हार्ड कॉपी कहते हैं और दूसरे को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जिसके ऊपर आगे चलकर बात होगी। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है हार्डवेयर कंपोनेंट्स का। अब इसमें हमने बात की थी कि प्राइमरी मेमोरी में जो कंप्यूटर का मेन यूनिट है, मेमोरी यूनिट, उसमें दो किस्म की मेमोरीज की हमने बात की थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी आपको जो उसकी डिस्प्ले है वो इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, और प्राइमरी मेमोरी का जो कंपोनेंट है रैम वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें रोम कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि रोम को हमने ब्लॉक डायग्राम में क्यों नहीं रखा। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि रोम की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो नेचर है उसके ऊपर अलग से बात होगी। उसकी जो नेचर है उसके मुताबिक इसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाया जा सकता। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस का। ये इनपुट डिवाइसेस कलेक्टिवली इनपुट यूनिट कहलाते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसा कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर्स है, वेबकैम है, या इस तरह के बाकी और भी इनपुट डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए से हम डेटा को इनपुट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के ज़रिए से हम किसी किस्म का टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, माउस के ज़रिए से हम डिफरेंट पॉइंटिंग्स के ज़रिए से चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं या सिलेक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोफोन्स अलाउ करते हैं कि हम स्पीक आउट कर सकें कंप्यूटर के साथ। इसी तरह से स्कैनर्स कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट या ग्राफिकल या पिक्चर्स, इस तरह का जो डेटा होता है उनको इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। या हमारे पास वेब कैम्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जो हमारे पास दूसरा यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं। इनके ज़रिए से हम डिफरेंट डेटा को आउटपुट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हमारे पास हार्ड कॉपीज़ डिस्प्ले करवाते हैं, मॉनिटर्स हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज़ या सॉफ्ट इमेजेस डिस्प्ले करवाते हैं। इसी तरह से स्पीकर्स हमारे पास ऐसे डिवाइसेस मौजूद है जिनके ज़रिए से हम ऑडियोज़ और वॉइसेस को सिस्टम से आउट करवा सकते हैं ताकि हम उनको सुन सकें। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का, तो इस स्लाइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सॉफ्ट कॉपी क्या है और हार्ड कॉपी क्या है। अगर कंप्यूटर से बाहर आने वाले रिजल्ट्स ऐसे हैं जो एडिटेबल फॉर्म में मौजूद हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग्स हैं वो एडिटेबल फॉर्म में मौजूद हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जा रही हैं, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। उनके जो कंटेंट्स हैं वो चेंजेबल होते हैं। उसमें
किसी किस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद होती है, यानी वो चीज़ें जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या एलईडीज़, एलसीडीज़ के ऊपर या इस तरह के किसी और फिनोमिना के ज़रिए से प्रोजेक्टर वगैरह के ऊपर, तो वो चीज़ें एडिटेबल होती हैं, वो टेंजिबल फॉर्म में नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज़ टेंजिबल फॉर्म में मौजूद है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो कि हार्ड फॉर्म में मौजूद है, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है, तो ऐसी फॉर्म को हम हार्ड कॉपी कहेंगे। तो सिंपल डिफरेंस है। सॉफ्ट कॉपी से मुराद वो चीज़ जो हमें एलसीडीज, एलईडीज, मॉनिटर स्क्रीन्स या टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर या प्रोजेक्टर्स के ऊपर नज़र आ रही होती है, वो एडिटेबल फॉर्म में मौजूद है और टेंजेबल फॉर्म में नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम सॉफ्ट कॉपी का नाम देते हैं। जबकि जो प्रिंटर या प्लॉटर वगैरह के ज़रिए से पेपर के ऊपर प्रिंट होकर आ चुकी है, ये दो बेसिक डिवाइसेस हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं मार्केट में, या प्रिंटर्स हैं या प्लॉटर्स हैं। प्रिंटर्स सिंपली चीज़ों को प्रिंट आउट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या इमेजेस वगैरह की फॉर्म में मौजूद हो। अब इसमें दो टाइप्स कॉमनली यूज़ होती हैं, या तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं या हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। सेकंड हमारे पास जो डिवाइस है वो प्लॉटर्स हैं। प्लॉटर्स बेसिकली नक्शे बनाते हैं, स्पेसिफिक इसमें मार्कर्स या पेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कलरफुल पेंसिल्स होती हैं, उनके ज़रिए से इसमें मुख्तलिफ नक्शे और डिज़ाइनिंग वगैरह प्रिंट करवाई जाती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का। स्लाइड नंबर स्लाइड नंबर 14 में हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में उसको टॉपिक को हमने स्किप किया था, और इसमें हम बात कर रहे थे मेमोरी यूनिट के दो बुनियादी कंपोनेंट्स की। एक को हम कहते थे प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं रैम और दूसरे को हम कहते हैं रोम। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इनकी डिटेल फिर नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का वो कंपोनेंट है जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि इसको खुद भी चेंज किया जा सकता है एज अ हार्डवेयर, और इसके कंटेंट्स भी चेंजेबल हैं, रिमूवेबल भी हैं, चेंजेबल भी हैं, एडिटेबल भी हैं, मॉडिफाइबल भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी डेटा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम कंप्यूटर का पावर बटन जैसे ही ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसका एक मेजर पोर्शन जिसे कर्नल के नाम से याद किया जाता है, या उसके बाकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो लोड हो जाते हैं, हार्ड डिस्क से चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए और लोड हो जाते हैं रैम में। जब तक ये रैम में लोड ना हो तो यूज़र को किसी किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, यूज़र किसी किस्म की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, और हम सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में नहीं कह सकते। अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर वर्किंग कंडीशन में आना चाहता है तो उसको ऑलरेडी रैम में लोड होना पड़ेगा। अगर रैम में लोडेड हो गया तो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, यूज़र को फैसिलिटीज़ दे सकेगा, वरना नहीं दे सकता। तो रैम का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये अपने कंटेंट्स स्टोर करता है टेम्परेरी बेसिस पे। रैम लोड करता है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हों, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, या फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हों, उनको लोड करता है, या किसी भी किस्म के प्रोग्राम्स को लोड करता है टेम्परेरी बेसिस पे। तो इसके कंटेंट्स या तो एडिटेबल हैं, या मॉडिफाइबल हैं, या रिमूवेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिमूवेबल हैं तो जैसे ही कोई यूज़र अपना काम करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को शट डाउन करना चाहता है, या इवन कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना चाहता है, तो रैम के अंदर जो डेटा है वो वॉश आउट हो जाएगा। एक बात। सेकंड ये है कि आप खुद रैम को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 GB का रैम था और आप चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, तो इसके साथ आप एक और रैम इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप रैम को बिल्कुल रिमूव करके उसकी जगह पे 1 GB की जगह पे 2 GB का रैम लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास इसमें जो रैम की क्वालिटीज़ में अगर हम बात करेंगे तो रैम की कैपेसिटीज़ चेंज करने के साथ साथ इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, रैम मिडल मैन का किरदार अदा करता है। जब डेटा या इंफॉर्मेशन या कोई भी कंटेंट्स हम प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास भेजते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए रैम के अंदर से गुजरना पड़ता है, और रैम उनको स्टैक करता है, एक अलमारी की शक्ल में, एक रैक की शक्ल में उनको डिस्प्ले करता है। रैम हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो स्टैटिक रैम होंगे या फिर डायनामिक रैम होंगे। इनकी डिटेल फिर बाद में डिस्कस होंगी। सो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि रैम मिडल मैन का किरदार अदा करता है, और रैम की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये थोड़ी देर के लिए डेटा को या कंटेंट्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को
या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या बाकी प्रोग्राम्स को थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर करते हैं। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। ये जो है ना चेंजेबल हैं, रिमूवेबल हैं, रिप्लेसेबल हैं और इनका डेटा वॉश आउट या मॉडिफाइबल हो सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का वो कंपोनेंट है जो टेम्परेरी बेसिस पे वर्कआउट करता है, या ये टेम्परेरी कंपोनेंट है। स्लाइड नंबर 16 में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के परमानेंट कंपोनेंट के ऊपर, जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल ये दो वजूहात की बुनियाद पर है। पहली वजह यह है कि ये एक फिक्स्ड और एम्बेडेड कंपोनेंट है। ये एक खास किस्म की चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है, एम्बेडेड होती है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या इसका जो डेटा है वो डिलीटेबल, मॉडिफाइबल नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। अब हम इसके जो सेकंड एस्पेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसको प्रीवियसली हमने ब्लॉक डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि रोम को हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाते। उसकी कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस हम यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्मॉल मेमोरी चिप है जो कि एम्बेडेड होती है, फिक्स होती है मदरबोर्ड के ऊपर। ये एक सिलिकॉन चिप है जो अपने अंदर जो खसूसियत रखती है वो ये है कि ये अपनी जगह पे मुकम्मल एम्बेडेड सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल एम्बेडेड सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें हार्डवेयर स्ट्रक्चर भी मौजूद है और इसमें सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर भी मौजूद है, इसलिए हम इसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिकली इसके हार्डवेयर के लिए ही बनाया गया है। अब जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको हम बायोस के नाम से याद करते हैं, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो काम या जो फंक्शनैलिटीज रोम के हैं वही फंक्शनैलिटीज बायोस की भी हैं, यानी बायोस जो काम करता है वही काम कंसिडर किए जाते हैं कि ये रोम के भी हैं। अब इसके कामों की नेचर के ऊपर अगर हम बात करें कि रोम कौन कौन से काम करता है या बायोस कौन कौन से काम करता है, तो वही चीजें डिफाइन करती हैं कि इसका कोई काम ब्लॉक डायग्राम में नहीं बनता, लिहाजा हम इसको वहां पे शो नहीं करवाते। सबसे पहला काम यह है कि जब कोई कंप्यूटर यूजर पावर बटन प्रेस करता है और कंप्यूटर को ऑन करता है तो बायोस खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। सेकंड जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है ये उसको एक्टिवेट करता है और उसको लोड करता है, उसके कर्नल को लोड करता है रैम के अंदर। तीसरा काम ये है कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसा कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास टाइप्स होती हैं हार्डवेयर की या जो है ना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, इन सबको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है और ये पेरिफेरल डिवाइसेस एक्टिवेट करना रोम या बायोस की जिम्मेदारी है। तीसरा काम जो बायोस करता है वो यही है कि इन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्टिवेट करता है। चौथा काम यह करता है कि इनको एक्टिवेट करने के बाद इनका जो कंट्रोल है वो हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को, और देन खुद ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है। और आखिरी काम इसका ये है कि जब कोई यूजर ये चाहता है कि मैं अपनी फंक्शनैलिटीज को एंड करना चाहता हूँ, जितने भी काम उसने कर लिए होते हैं या जितना भी उसने वर्कआउट करना होता है कंप्यूटर के ऊपर, वो जब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद बायोस की जिम्मेदारी बनती है या रोम की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिवर्स ऑर्डर में तमाम वो फंक्शनैलिटीज करता है जो फॉरवर्ड ऑर्डर में स्टार्टअप के वक्त लिए थे। यही शट डाउन करना, प्रॉपरली शट डाउन करना, यानी जो कंट्रोल हैंड ओवर किया गया था हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको डीएक्टिवेट करना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफलोड करना रैम से और वापस इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर देना हार्ड डिस्क में, और उसके बाद खुद भी शट डाउन मोड में चले जाना। तो ये 5 बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं बायोस या रोम की। तो इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि रोम का कोई काम ब्लॉक डायग्राम में नहीं बनता, लिहाजा हम इसको वहां पे डिस्प्ले नहीं करते। जिस तरह से रैम की हमारे पास 2 टाइप्स, इसी तरह से हमारे पास रोम की कुछ टाइप्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि इसके जो कंटेंट्स हैं या इसका जो डेटा है वो हमारे पास मॉडिफाइबल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिनके जरिए से हम रोम को दोबारा से रीराइट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो इसका प्रीवियस कंटेंट्स हैं वो सबसे पहले उसको खत्म किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पहली कैटेगरी इसकी मौजूद है प्रोग्रामेबल रोम्स, यानी दोबारा प्रोग्राम किए जा सकते हैं। और इसका जो बायोस है दोबारा प्रीवियस बायोस को हटाकर दोबारा नया बायोस रीराइट किया जा सकता है। या हमारे पास अगर बायोस डैमेज हो गया किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तो उसको दोबारा से रीराइट करके या री इंस्टॉल इसके ऊपर किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास इसकी कैटेगरी मौजूद है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी ईपी रोम्स। और थर्ड हमारे पास कैटेगरी इसकी मौजूद है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम इन फ्यूचर किसी टाइम में इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि ये क्या होती हैं, या फर्दर आप खुद भी इसमें काम कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 17 में हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर बात की गई है, जो कि परमानेंट कंपोनेंट है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके ऊपर डेटा को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टोर किया जाता है, या फिर इनको हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोरेज मीडिया में यूएसबी फ्लैश मौजूद हैं, या फ्लैश ड्राइव्स जिनको सिंपली कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बसेस, या हमारे पास हार्ड डिस्क मौजूद हैं, या ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, जैसे कि हमारे पास सीडीज या कॉम्पैक्ट डिस्क मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास मेमोरी कार्ड्स वगैरह मौजूद हैं, मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, या इस तरह के बाकी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। इनको कलेक्टिवली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। स्लाइड नंबर 18 में हमारे पास जो आखिरी यूनिट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एक सिलिकॉन चिप होती है, स्मॉल चिप होती है, और इसमें बेसिकली 2 यूनिट शामिल हैं, और थर्ड वन इसके साथ एडजेसेंट है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको कैशे मेमोरी के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें हमारे पास 2 बुनियादी चीज़ें हैं, और थर्ड हमारे पास हैं वो बफरिंग के लिए या फॉर द शॉर्टर पीरियड के लिए कुछ सर्किट्स होते हैं जो डेटा को शॉर्टर पीरियड के लिए स्टोर करते हैं, जिनको हम रजिस्टर्स के नाम से याद करते हैं। जो 2 इसके जो बुनियादी यूनिट्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, जो कि डेटा को रिसीव करता है कैशे मेमोरी से। जब कैशे मेमोरी से डेटा जाता है सीपीयू की तरफ ताकि उसको प्रोसेसिंग करवाई जा सके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो सके, तो वो सबसे पहले पहुंचता है सीयू के पास, यानी सीयू डेटा को रिसीव करता है कैशे मेमोरी से और फिर इसको फॉरवर्ड करता है। जैसा कि हम ब्लॉक डायग्राम में देख चुके थे कि इसको सबसे पहले रिसीव करता है कैशे मेमोरी से और देन इसको फॉरवर्ड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू की तरफ। एएलयू जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये उसके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, डिफरेंट लॉजिक्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, और उससे रिजल्ट्स जनरेट करने के बाद वो रिजल्ट्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट उनको फॉरवर्ड कर देता है कैशे मेमोरी की तरफ, या टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करता है अपने जो इसके इंटरनल सीपीयू के अंदर जो मौजूद होते हैं रजिस्टर्स, उनके पास फॉरवर्ड करता है। अब सीपीयू के अंदर बेसिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। जिस तरह से एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन की कैफियत होती है कि वो तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह से सीपीयू भी तमाम फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इसके कंट्रोल में या इसकी सुपरविजन में मौजूद होते हैं। स्लाइड नंबर 19 में हम बात करेंगे सीपीयू के मेजर पोर्शन यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। ये बेसिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जितने भी प्रोसेसिंग के इवेंट्स हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में अकर होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली कंपोजिशन होती है डिफरेंट सर्किट्स की, और ये सर्किट्स जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, या इस तरह के बाकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने हैं, इक्वल देन, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारे पास कुछ यहाँ पे रजिस्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं अपने पास, या हमारे पास इस तरह से क्लॉक मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कितने प्रोसेसेस आए, कितने प्रोसेसेस कंडक्ट हो रहे हैं और कितने प्रोसेसेस कंप्लीट होकर जा चुके हैं। और टेम्परेरी बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स को भी यहाँ पे सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी स्टोर किया जा सकता है, ताकि बाद में फर्दर उनके ऊपर कोई फिनिशिंग या कुछ और प्रोसेसिंग करनी हो तो वो भी की जा सकती है। स्लाइड नंबर 20 में हमारे पास बात की गई है, जैसे हम प्रीवियसली बात कर रहे थे स्लाइड नंबर 19 में, कि हमारे पास कुछ क्लॉक मैकेनिज्म्स होते हैं सीपीयू के। मोस्टली जो सीपीयूज आजकल यूज हो रहे हैं उनके अंदर ही क्लॉक मौजूद हैं। क्लॉक का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो अपने पल्स रेट्स के जरिए से काउंट करता है कि कितने टाइम में कितने प्रोसेसेस एंटर हुए सीपीयू के अंदर, और फिर उनको फर्दर फॉरवर्ड किया गया एएलयू के अंदर, और एएलयू ने कितने टाइम में कितने प्रोसेसेस को कंडक्ट किया और कितने प्रोसेसेस के ऊपर प्रोसेसिंग जारी है।
तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेसर कितना स्पीडी है, और ये जो क्लॉक रेट है या पल्स रेट है ये मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो बात है वो है कंट्रोल यूनिट के ऊपर। कंट्रोल यूनिट एएलयू जितने भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, जितने भी टॉपिक्स कवर करता है, जितने भी उसमें सब इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम होता है, वो मुमकिन नहीं है कि अगर कंट्रोल यूनिट हमारे पास ना हो, यानी सीपीयू के एनवायरनमेंट में अगर कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन ना हो तो एएलयू फंक्शनैलिटीज जो परफॉर्म करता है वो नहीं कर पाएगा। यानी एएलयू के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो सब की सब कंट्रोल यूनिट के मरहून मिन्नत हैं। ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये डिसाइड करता है कि कब कौन सा डेटा रिसीव करना है और कब कौन सा डेटा फॉरवर्ड करना है एएलयू को, और कब कौन से रिजल्ट्स फिनिशिंग के बाद फॉरवर्ड करने हैं वापस कैशे मेमोरी को। तो बेसिकली जो एक सुपरविजन का टास्क है, ओवरऑल जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में, चाहे वो रजिस्टर्स के अंदर हो रही हैं या फिर एएलयू के अंदर हो रही हैं, वो सब की सब को सुपरवाइज करना कंट्रोल यूनिट का काम है। स्लाइड नंबर 21 में बात की गई है कि कुछ ऐसे इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं जो कि सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। इनका काम बेसिकली इंटरप्ट हैंडलर बेसिकली कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके ज़रिए से एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है और एरर्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि किसी किस्म की एरर्स रिजल्ट्स के अंदर ना जा सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेमोरी यूनिट। ये वो मेमोरी यूनिट है जो स्पेसिफिकली सीपीयू का मेमोरी यूनिट है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जो ऐसे सर्किट्स होते हैं, स्मॉल सर्किट्स होते हैं जो कि सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और इनके कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन ये है कि ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, यानी सीपीयू की जो चिप के अंदर कुछ सर्किट्स मौजूद होते हैं जो कि रजिस्टर्स कहलाते हैं और इनका काम डेटा की ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द सीपीयू चिप। दूसरा हमारे पास एक एडजेसेंट मेमोरी होती है जिसको हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है कैशे मेमोरी। ये अलग से चिप होती है, एम्बेडेड या फिक्स्ड होती है मदरबोर्ड के ऊपर या मेन बोर्ड के ऊपर, और इसमें ये सिलिकॉन चिप है जिसमें डिफरेंट सर्किट्स मौजूद होते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को यूज करते हुए ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करवाती है रैम से सीपीयू की तरफ और सीपीयू से बैकवर्ड रैम की तरफ। अब इसका काम है डिस्पैरिटी को कंट्रोल करना। डिस्पैरिटी अगर हो सकती है, फॉर एग्जांपल रैम और सीपीयू के दरमियान डेटा की ट्रांसपोर्टेशन कम या ज्यादा हो सकती है। डेटा रैम से ज्यादा मिकदार में आ सकता है और सीपीयू में कम मिकदार में उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी सीपीयू की मिकदार स्पेस जो होती है उसके पास कम होती है फॉर एग्जांपल। तो एक डिस्पैरिटी है जो अकर हो जाती है और इस डिस्पैरिटी को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है, बफरिंग का काम भी करती है, इसलिए इसे बफरिंग मेमोरी के नाम से भी याद किया जाता है और ये बेसिकली डिस्पैरिटी कंट्रोल कर रही होती है रैम और सीपीयू के दरमियान। अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर डिटेल के साथ बात की, उसके बेसिक फंक्शंस के ऊपर, उसके बेसिक यूनिट्स के ऊपर हमने बात की, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो यहाँ पर इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक कवर करेंगे। खुदा हाफिज़।